हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद माधुरी। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल साइकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस है, हो सकता है लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो जाए, बट अगर आप चैप्टर को कॉन्टिन्यूसली देखोगे और इसको रिवाइज भी करोगे तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं सेल साइकिल होती क्या है। कोई भी सेल, जैसे कि आपका स्पर्म सेल और ये एग सेल, इनका जब फ्यूज़न होता है तो एक सिंगल सेल बनती है जिसको कहते हैं जाइगोट। और इस एक जाइगोट से हमारे, ये तो सिंगल सेल हो गई, इस एक सेल से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो एक सेल से ये इतनी सारी सेल्स बनती कैसे हैं। दूसरी बात, यहाँ के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो इस जाइगोट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर एक सेल से जब दूसरी सेल बन रही है और मल्टीपल सेल्स बन रही है तो वो जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से हर एक सेल के अंदर पास होते हैं, वो सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है सेल साइकिल के अंदर। यानी कि सेल का डिवाइड होना, न्यू सेल्स का बनना, जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाती है आपकी सेल साइकिल। सेल साइकिल दैट मीन्स एक सेल से एट लास्ट में आपके दो सेल का फॉर्मेशन होना। एक सेल डिवाइड होकर आपकी क्या बनाएगी, वन सेल से आपकी बनेगी टू सेल। दिस इज नोन एज सेल साइकिल। देखो मैथ में क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो चीज़ आधी रह जाती है ना, आधी या मतलब कि कम हो जाती है। आधी नहीं मतलब, अभी ऑब्जेक्शन मत उठा देना कि मैम आधी तो नहीं रहती हमेशा। मेरा मतलब है कि डिवाइड करने के बाद उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। एक बायो ऐसा है जहाँ पे डिवाइड होने के बाद नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, लेकिन देखो बायोलॉजी कितनी अजीब है ना, कितनी यूनिक है, कितनी अच्छी है, कितनी इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम देखेंगे कि अरे ये मैथ वाला कॉन्सेप्ट इसमें गलत कैसे हो रहा है। तो एक सेल से दो सेल बनना है, यानी कि डिवाइड होके दो सेल बन रही है। अच्छा, दूसरी बात, ये डिवाइड होती ही क्यों है, तो इसका आंसर है कि जैसे कि एक सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारी सेल का ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अब सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ये सेल साइकिल, ये जो सेल है इसका साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज उतना बड़ा नहीं हो पाता। अब न्यूक्लियस के उतने छोटे साइज को उस पूरी सेल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे समझ लो जैसे एक बहुत बड़ा स्टेट है, पहले स्टेट इतने नहीं होते थे ना, पहले कम थे, अब डिवाइड एक बड़े स्टेट को और छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया तो स्टेट के नंबर भी अब ज़्यादा हो गए। क्यों? सपोज दैट कि कोई एक बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ की गवर्नमेंट उस स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो क्या करेंगे, उस स्टेट को डिवाइड कर देंगे। तो एक स्टेट से दो स्टेट बना दिए, ज़्यादा बड़ा है तो और ज़्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही होगा कि न्यूक्लियस इस लार्ज सेल को कंट्रोलिंग पावर अपना लूज कर देगी, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा है, सेल का साइज बड़ा हो गया। अब न्यूक्लियस इस पे कंट्रोल कर सके, इस वजह से ये सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है। पहले क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर बाद में ये सेल ही इस तरीके से डिवाइड हो जाती है और बना लेती है दो डॉटर सेल। तो इसलिए हमारी सेल्स डिवाइड होती है। अब हम समझेंगे पूरी प्रोसेस कि सेल साइकिल की प्रोसेस होती कैसे है। ह्यूमन सेल, एक सेल डिवाइड होने में लेती है 24 आवर्स, और जो यीस्ट सेल होती है वो डिवाइड होने में लेती है 90 मिनट, यानी सिर्फ 1.5 घंटे। कैसे चलती है ये सेल साइकिल? सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। इंटरफेज, आई फेज बोला जाता है, और एम फेज, ठीक है। ये आपकी हो गई पूरी की पूरी सेल हो गई। इस सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये देखो, ये पूरा पार्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरफेस। और जो ये वाला पार्ट है
ये पार्ट आपका कहलाएगा एम फेज। अब देखो इंटरफेज आपका लेता है 23 आवर्स, यानी अभी बताया था 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, तो 23 आवर्स ये और 1 आवर लेता है सिर्फ एम फेज। एम फेज के अंदर, एम फेज को हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि माइटोटिक डिवीजन होगा या मियोसिस होगा। अगर ये डिवीजन आपका सोमेटिक सेल के अंदर हो रहा है तो इसे बोलेंगे माइटोसिस, और ये डिवीजन अगर आपका जर्म सेल के अंदर हो रहा है तो इसे बोलेंगे मियोसिस। आप समझो क्या होता है माइटोसिस मियोसिस। ये एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन किया और एक सेल से 2 सेल बन गई। इस सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है इन नंबर, 23 इन पेयर, और जो 2 सेल बनी है उन 2 सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है इन नंबर एंड 23 इन पेयर। तो इन सेल्स को बोला जाता है सोमेटिक सेल्स। लेकिन 46 ये आपकी जो सेल है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इस सेल से डिवाइड होकर आपकी ये जो 2 सेल बनी है 23 क्रोमोसोम इसके अंदर 23 क्रोमोसोम इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं जर्म सेल, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर एग सेल। तो यहाँ मियोसिस में आपकी क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। माइटोसिस के अंदर आपकी क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रहते हैं, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। एम फेज में आपके 2 फेज और आते हैं, कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस सेल को थोड़ा छोटा बना दूं मैं। ये हो गई आपकी इंटरफेज और ये हो गई एम फेज, ठीक है। इंटरफेज के अंदर आपके 3 फेज आते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया G1, S और G2 फेज। G1 फेज आपका लेता है 11 आवर्स, S फेज आपका लेता है 8 आवर्स एंड G2 फेज लेता है आपका 4 आवर्स, ठीक है। ये हो गया। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप होते हैं। कैरियो वर्ड मीन्स होता है न्यूक्लियस। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? प्रोफेज, यानी 4 स्टेजेस कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। ये हो गई आपकी कैरियोकाइनेसिस की फेज। जब ये चारों फेज कंप्लीट हो जाएगी तो सेल एंटर करेगी साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, और इस डिवीजन के बाद आपकी एक सेल बन जाएगी 2 सेल में। अब देखते हैं ये क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट स्टार्टिंग में सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ ये डिवाइडिंग फेज दिखाई दी, कैरियोकाइनेसिस वाली ये सारी फेज दिखाई दी, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये एक्टिव फेज होती है और ये सारी की सारी रेस्टिंग फेज होती है, यानी कि इस टाइम पे सेल का कोई काम ही नहीं होता, डिवाइड ही नहीं करती है। लेकिन बाद में पता लगा कि एक्चुअल में रेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सेल वहाँ पे कम्प्लीटली रेस्ट कर रही हो, सेल वहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। सेल अगर एक सेल है उसको डिवाइड होना है तो उसको अपने अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेली होंगे, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी क्रोमोसोम है, डीएनए, उन सबको डबल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? ऐसे डिवाइड कर दो। देखो क्या होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है। सपोज दैट ये आपके पास एक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, ये 10 बच्चे हैं, मुझे इनका टेस्ट लेना है। अगर मैं इस पेपर के 10 पीसेस कर दूँ और सबको एक एक पीस दे दूँ तो क्या सबके पास ये फुल इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी? नहीं पहुँचेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी मुझे 10 कॉपी करवानी पड़ेगी, फिर एक एक बच्चे को मुझे ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे हर एक बच्चे को फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सेम ऐसे ही होता है कि सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल, सेल ऑर्गेनेली हर एक चीज़ को डबल करना पड़ता है जिससे एक सेल के पास जो जो चीज़ें हैं वो हर एक सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसलिए सेल अपने आप को इन सारी फेज के अंदर प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीज़न। G1 फेज में आपका क्या होता है? G1 फेज को गैप 1 फेज भी बोला जाता है। यहाँ पर प्रिपरेशन होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इसको G1 फेज को
प्री सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। सारे सेल ऑर्गेनेली का यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और आपका प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। G2 को गैप 2 फेज बोला जाता है। इसको आप पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कह सकते हो। और यहाँ पर आपके रेप्लिकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एंड प्लास्टिड का। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है और इसे गैप फेज बोला जाता है बिटवीन G1 एंड G2। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके नीट में भी कई बार पूछा गया है कि डीएनए का रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है। किस में होता है? एस फेज में। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन होगा और इसके अलावा सेंट्रियोल रेप्लिकेशन भी होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल रेप्लिकेशन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। G2 फेज के अंदर आपके कुछ और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या होते हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन? हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, इसमें अभी आगे आएगा, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपके ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और सीलिया फ्लैजिला वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरफेस। फिर एम फेज में क्या होगा? इन सब का डिवीज़न स्टार्ट होगा। तो सेल पहले क्या होगी? जी फेज में आएगी, फिर एस फेज में आएगी, फिर G2 में आएगी और उसके बाद यहाँ पर एम फेज में आएगी। यानी कि वो सिंगल सेल से यहाँ से अपनी साइकिल स्टार्ट करेगी और एम फेज के बाद जब ये बाहर निकलेगी तो ये कितनी सेल बनाएगी? एक सेल से 2 सेल बना लेगी। फिर वो हम बाद में देखेंगे कि एक सेल से 4 बनती है और वो कैसे बनती है। कैरियोकाइनेसिस जो हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे उसमें हम सारा देख लेंगे। दूसरी चीज़, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि G1 से एम फेज में आ गई। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि ये साइकिल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये होते हैं आपके क्रोमोसोम और इसके अंदर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका पड़ा रहता है। ठीक है, जब एस फेज में आता है तो एस फेज में क्या होता है? इसका रेप्लिकेशन होगा। अब ये रेप्लिकेशन कैसे हो गया? ऐसे। एक्चुअल में ये रेप्लिकेशन बाद में होगा, पहले है ना डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए पड़ा हुआ है और इस डबल स्ट्रैंड डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब इस रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या बोलेंगे? ये भी आपका एक क्रोमोसोम था, ये भी आपका एक ही क्रोमोसोम है। ये आपके कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर क्रोमेटिड आपकी एक है और यहाँ पर आपकी क्रोमेटिड कितनी है? 2 हो गई हैं, लेकिन क्रोमोसोम आपके दोनों में ही कितने हैं? एक और एक क्रोमोसोम। दूसरी चीज़, क्रोमोसोम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n से। जैसे कि आपकी एक सेल है, सेल के अंदर हमने बोला ये 4 क्रोमोसोम है, तो 2n का मतलब क्या हो गया? आपके कितने क्रोमोसोम है? 4। डीएनए कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2c से। 4 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक आपका डीएनए होगा प्रेजेंट, तो इसे हमने क्या लिख दिया? 4c, इस तरीके से। बाकी आपके बाद में जब एस फेज से ये बाहर जाएगा जब, तो वहाँ पर आपका डीएनए कंटेंट जो है, जैसे यहाँ पर आपका डीएनए कंटेंट कितना है? एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपके डीएनए कंटेंट डबल हो गए। यहाँ पर आपके क्रोमेटिड भी आपके क्या हो गए? डबल हो गए। तो ये फेज आपका कौन सा है? सिंथेसिस फेज, जिसमें आपका क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन हो जाता है। तो इस वर्ड को हम और डिटेल में समझेंगे इन साइकिल्स के अंदर, या आप कह सकते हो इन स्टेजेस के अंदर। ठीक है बेटा, तो पहले आप इतना कवर करना, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल एक्चुअल में डिवाइड कैसे करती है।